चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज IAS 23, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट इज द टाइटल। और इससे पहले जो हम स्टैंडर्ड कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो हमने स्टैंडर्ड किया था उसके किट के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिए थे। कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे तो क्या कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। अच्छा, जो हम स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज IAS 23, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। हसीब चल, अच्छा, एज यूजुअल सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ही देखेंगे कि बोरिंग कॉस्ट की एग्जाम वेटेज क्या है, क्योंकि हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में नॉर्मली हमने सबसे पहले इसी चीज को कंसीडर किया कि जो भी हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसकी क्या एग्जाम वेटेज है, तो आइए सर पहले IAS 23 की एग्जाम वेटेज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सर पास्ट एनालिसिस अगर हम करें कि IAS 23 दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट, तो पास्ट ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो IAS 23 की जो टेस्टिंग लेवल है दैट इज फ्रॉम 4 to 6 मार्क्स अगेन, यानी कि IAS 23 दैट इज बोरोइंग कॉस्ट को जो टेस्ट किया जाता है एग्जाम लेवल के अंदर दैट इज अराउंड 4 to 6 मार्क्स, यानी कि 4 to 6% ऑफ योर पेपर। सर इसकी टेस्टिंग कहां पर की जाती है, कौन से सेक्शन में की जाती है? नॉर्मली सेक्शन ए में की जाती है। सेक्शन बी के अंदर रेयर चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर सेक्शन ए में इस स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि F7 के अंदर दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हर स्टैंडर्ड की टेस्टिंग किसी भी सेक्शन में हो सकती है। इट मे ईदर बी इन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखिए F6 जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, एक बात वहां पे पता होती है कि सेक्शन बी के अंदर कौन से एरियाज आएंगे, लेकिन F7 के अंदर एग्जामिनर ने या ACCA ने हमें एज सच कोई गाइडलाइंस नहीं दी। तो वी शुड प्रिपेयर ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन कि वो ए में भी टेस्ट हो सकता है, बी में भी हो सकता है और सी में भी। ये डिस्क्लेमर हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में मैं आपको देता हूं, लेकिन चूंकि एक एनालिसिस है, एक एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस के ऊपर देखा यह गया है कि IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट की जो टेस्टिंग की गई है वो यूजुअली सेक्शन ए के अंदर की गई है। सेक्शन बी और सी में आने के चांसेस रिलेटिवली थोड़े से कम है। और इसकी मैंने आपको परसेंटेज वाइज बताई कि मार्क्स वाइज अगर हम देखें तो एग्जाम में कितने मार्क्स तक की इसकी टेस्टिंग हो सकती है, दैट इज अराउंड 4 to 6 मार्क्स, यानी कि 2 से 3 MCQs, 2 से 3 OTs इसके टेस्ट हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं बोरोइंग कॉस्ट ये है क्या। एज यूजुअल हमने इससे पहले जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हर स्टैंडर्ड के पहले टाइटल को समझने की कोशिश की, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हमने समझा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दो टर्म्स थी, इन्वेस्टमेंट क्या है और प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों टर्म्स को समझा। इसी तरीके से आज हमारे सामने एक टर्म है दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट? बोरोइंग कॉस्ट किसको कहते हैं? सिर्फ बोरोइंग कहते हैं कर्जा लेने को, सही कह रहा हूं? बोरोइंग का मतलब क्या? दैट इज द अमाउंट बोरोड, यानी कि कोई अमाउंट जो मैंने बोरो की है या इसको हम कह सकते हैं कि मैंने कर्जा लिया है। बोरोइंग मींस कर्जा, यानी कि लोन, सही कह रहा हूं मैं? यानी कि बोरोइंग का मतलब क्या है? लोन। और फिर कह रहे हैं कॉस्ट, यानी कि लोन की कॉस्ट यानी कि लोन का खर्चा, ऐसे ही सर। और लोन का खर्चा नॉर्मली क्या होता है? लोन का देखिए हर हर बेनिफिट का कोई ना कोई खर्चा है, हर बेनिफिट का कोई ना कोई कॉस्ट है, हर बेनिफिट की कोई ना कोई कॉस्ट है। मैं एम्प्लॉई से बेनिफिट ले रहा हूं, उसकी कॉस्ट सैलरी। मैं जगह का बेनिफिट ले रहा हूं, उसकी कॉस्ट। मैं इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट ले रहा हूं, उसकी कॉस्ट बिल्स एक्सपेंस, ऐसे ही। तो उसका मतलब हर बेनिफिट की कोई ना कोई कॉस्ट है। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो उसकी कॉस्ट क्या कहलाती है? इंटरेस्ट। क्या कहलाती है? इसका मतलब यह है कि सर यहां पर कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट, लोन की कॉस्ट। और याद रखिएगा लोन की कॉस्ट का मतलब है दैट इज इंटरेस्ट। लोन की कॉस्ट का मतलब क्या? दैट इज, सर पता ये चला कि जब हम ये कहते हैं इंटरेस्ट, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट सूद है, ऐसे ही इंटरेस्ट और सूद हराम है। ऐसे ही जहन्नुम का कॉर्नर का प्लॉट आपको मिलेगा और वो भी वेस्ट ओपन 3 साइड कॉर्नर होगा। तो इंटरेस्ट सूद है और सूद हराम है। जब मुसलमानों को ये पता चलने लगा कि अबे सूद तो हराम होता है, तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ। उसका नाम रखा क्या? मार्कअप। क्या नाम रखा इसका? मार्कअप। लोगों ने कहा अरे दादा ये तो मार्कअप है, इंटरेस्ट तो हराम है ना, मार्कअप हराम। अच्छा, फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों को ये भी पता चलना पड़ गया क्या सर मार्कअप कह लो इंटरेस्ट कह लो बात एक ही है। इसका मतलब मार्कअप भी सूद ही है और सूद
अब गौरव ने बोला अब क्या करें, अब क्या करें, तो उन्होंने बोला यार चेंज कर दो। आईएफआरएस में बोला अबे नहीं, इंटरेस्ट नहीं, क्या है ये, बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इट्स एन अदर नेम ऑफ इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। सर आईएएस चाहता तो लिख सकता था आईएएस 23 इंटरेस्ट, क्या लिख सकता था, नहीं लिखा, क्यों, मेरी जरूरत नहीं पड़ती ना आपको, तो आप लोग आते ही नहीं यहाँ पे। तो क्या अगर आपको सीधा सीधा कह देता अब बोरोइंग कॉस्ट, आपने हुए बोरोइंग कॉस्ट का कोई स्टैंडर्ड है दादा, सर बोरोइंग कॉस्ट अब तो फीस थोड़ी बहुत रिकवरी हो चुकी है तो इसीलिए मैंने बाद में पढ़ा है। अगर पहले ही बता देता कि बोरोइंग कॉस्ट कुछ नहीं है, इट्स अनदर नेम ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले तो हमने इस टर्म को डिस्कस किया कि व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट इज द अदर नेम ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात। सर जब मैं इंटरेस्ट का वर्ड यूज करता हूं तो मेरे जहन में इंटरेस्ट के आगे एक और टर्म आती है, क्या आती है टर्म, इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या टर्म आती है, इंटरेस्ट, ऐसे ही ना भाई। जब भी हमने इंटरेस्ट का वर्ड यूज किया, जब भी हमने इंटरेस्ट का वर्ड यूज किया, हमेशा इंटरेस्ट के बाद जो अगला वर्ड हमारे जहन में आया वो क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जब भी हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस, सर यूजुअली हमारे जहनों में क्या है, या आज तक हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी, F3 लेवल तक की जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी, हमने हमेशा यही सीखा कि सर इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं हम, और एक्सपेंस ट्रीट करने का मतलब क्या है कि हम इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। एक्सपेंस आउट का मतलब है कहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं हम इसको, और पीएनएल में हम इसको चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज का मतलब क्या है, हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। चार्ज का मतलब क्या है, हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगा, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। और आज तक हमारे जहन में यही था। आईएएस 23 के आने के बाद एक नई सोच दी गई, एक नया आपको यहां पर नजरिया दिया गया कि सर इंटरेस्ट नॉर्मली एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है, मना नहीं किया। लेकिन आईएएस 23 जब लॉन्च किया गया तो आईएएस 23 क्या कहता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट भी हो सकता है और कैपिटलाइज भी हो सकता है। क्या निकला मेरे मुंह से वर्ड, कैपिटलाइज हो सकता है। क्या मतलब, क्या मतलब, कह रहा है कि इंटरेस्ट अगर तुम चाहो तो एक्सपेंस आउट भी हो सकता है और कैपिटलाइज भी हो सकता है। सर व्हाट डज इट मीन, कैपिटलाइज का मतलब क्या है, कैपिटलाइज का मतलब है कि अब ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा ये, सर बैलेंस शीट का मतलब क्या है, ये बैलेंस शीट में तुम्हारे एसेट का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा ये, इट विल नॉट बी एक्सपेंस्ड आउट। उसको करना क्या, तुम कैपिटलाइज कर देना। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, दिस इंटरेस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एसेट। सर आज तक तो हमने इंटरेस्ट को हमेशा वहीं पे देखा, कहां पर, पीएनएल एक्सपेंस के अंदर देखा। लेकिन आईएएस 23 के आने का असल ऑब्जेक्टिव क्या है, आईएएस 23 कहता है दैट बोरोइंग कॉस्ट, और बोरोइंग कॉस्ट का दूसरा आसान नाम क्या है, interest. That interest could either be expensed out in P&L or it may either be classified as an asset, यानी कि तुम उसको कैपिटलाइज कर दोगे, एसेट रिकॉर्ड कर दोगे। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें सीखना क्या है कि सर हम इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कब करते हैं, दैट्स इट। पता नहीं, मैं अभी पढ़ के आया हूं, थोड़ा थोड़ा देखता हूं उसके अंदर। इस इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कब करेंगे, क्या होंगे वो रीजंस जिसकी वजह से हम इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे या हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। उन कंडीशंस को, उन क्राइटेरियाज को हमें सीखना है और किस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे ये हमें यहां पर स्टैंडर्ड के अंदर सीखना है। तो पहली बात, इस स्टैंडर्ड का टाइटल मैंने समझाने की कोशिश की। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब हम किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, हम इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से रिलेटेड दो ही ट्रीटमेंट है, दो ट्रीटमेंट है। क्या दो ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस आउट, या तो ये पीएनएल में जाएगा, और दूसरी ट्रीटमेंट क्या है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। और कैपिटलाइज होने का मतलब क्या, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ योर, ये एसेट का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये वाली ट्रीटमेंट तो हम यूजुअली करते आ रहे हैं। आईएएस 23 में सीखना क्या, आईएएस 23 का असल एम क्या है, स्कोप क्या है, इसका असल स्कोप क्या है कि व्हेन एंड हाउ the interest is capitalized. I repeat, क्या कहा, दो चीजें, कि कब हम इसको कैपिटलाइज करेंगे और किस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे। ये दो ट्रीटमेंट हमें स्टैंडर्ड के अंदर सिखाई गई है। तो स्टैंडर्ड का बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कब करेंगे और कैसे करेंगे। ये दो बातें हमें स्टैंडर्ड के अंदर टू बी प्रिसाइसली हमें सीखनी है। तो इस स्टैंडर्ड का असल ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन, कब कैपिटलाइज करना, हर बार कैपिटलाइज नहीं होगा, हर बार कैपिटलाइज नहीं होगा, कब कैपिटलाइज होगा और कैसे कैपिटलाइज करेंगे, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो वो हमें दो बातें यहां पे स्टैंडर्ड के अंदर सीखनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमने लास्ट दो स्टैंडर्ड्स की, एक आईएएस 20 था गवर्नमेंट ग्रांट,
इसके बाद हमने किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दोनों स्टैंडर्ड रीजनेबल थे, 2-2 3-3 क्लासेस के स्टैंडर्ड थे। ये भी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड है, इतना ज्यादा लेंदी नहीं है। अब तक के कोर्स के अंदर जो हमने मोस्ट लेंदी स्टैंडर्ड देखा वो कौन सा था? IAS 16। बहुत क्लास लगी, 6-7 क्लासेस के अंदर लगी, ट्रीटमेंट बहुत सारी थी। लेकिन IAS 23 भी एक शॉर्ट और प्रिसाइज स्टैंडर्ड है जिसमें उसने यहां पर 2 बातें सिखानी है। नंबर 1 के इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज होगा और कैसे कैपिटलाइज करना है, ये 2 बातें हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर सीखनी है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? हेलो, यहां तक उसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक प्लीज को डाइजेस्ट करें फिर हम आगे चलते हैं। चले अब आगे चलते जरा। सर पहला टास्क हम अचीव करते हैं कि सर बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। यस सर, कब कैपिटलाइज करेंगे? गौर से सुनिएगा। IAS 23 ये कहता है बोरोइंग कॉस्ट नीड टू बी कैपिटलाइज, कि हमें इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कब कैपिटलाइज करना पड़ेगा? गौर से सुनिएगा, कब कैपिटलाइज करना पड़ेगा? इफ द अमाउंट बोरोड, और अमाउंट बोरोड का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड, किसकी बात कर रहा हूं? लोन की। ऐसा ही है, अमाउंट बोरोड, अगर तुमने कोई अमाउंट बोरो की है, नहीं, अगर तुमने कोई लोन लिया है, क्या लिया तुमने? लोन लिया है। और क्यों लोन लिया है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ a qualifying asset, for the construction of a qualifying asset। सर एक नई टर्म फेंकी है IAS 23 ने, कहता है कि अगर तुमने लोन की अमाउंट बोरो की है, और क्यों बोरो की है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर तुमने कोई लोन की अमाउंट बोरो की है, क्यों बोरो की है? कि तुम इससे एक एसेट कंस्ट्रक्ट करोगे। और कौन सा एसेट कंस्ट्रक्ट करोगे? क्वालिफाइंग एसेट। सर ये क्या होता है? अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई अमाउंट तुमने बोरो की है, तो कहता है फिर एक काम करो, दैट बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, दैट बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। सर अब समझना यह है कि व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट हमारे पास क्या है? क्वालिफाइंग एसेट हमारे पास क्या है? IAS 23 से हम समझेंगे कि व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। पहले यहां तक इसको नोट करें कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बोरोइंग कॉस्ट तब कैपिटलाइज होगी जब हम एसेट खरीदेंगे? नहीं सर, बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? जब आपने लोन की अमाउंट बोरो की है। और क्यों बोरो की है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग। दैट क्वालिफाइंग एसेट का वर्ड मैं अपने घर से नहीं लाया, ये IAS ने हमें दिया है। IAS ने में दिया है कि अगर कोई लोन की अमाउंट बोरो की है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर एक काम करना, उस लोन के ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट होगी, जो इंटरेस्ट होगा, उसको तुम कैपिटलाइज कर देना, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना। सर अब समझना ये कि व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, कि क्वालिफाइंग एसेट किसको कहता है? तो IAS 23 कहता है कि क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट है that takes substantial time period to complete। I repeat my words। क्या कहा? qualifying asset क्या है? that takes substantial time period to complete। कि qualifying asset किसको कहते हैं? एक ऐसा asset that takes substantial time period to complete, जिसको बनने में substantial time period लगे, उसको हम qualifying asset कहते हैं। I repeat my words। क्वालिफाइंग एसेट क्या है? एक ऐसा एसेट जिसको बनने में दैट नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट। एंड नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है? एंड इंटेंडेड फॉर यूज और सेल। आई रिपीट, क्वालिफाइंग एसेट के अंदर 2 फीचर्स हैं, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS 23 से रिलेटेड MCQ अगर आएगा, उसमें एग्जामिनर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। तो याद रखना, क्वालिफाइंग एसेट के अंदर 2 बातें। पहली बात, क्वालिफाइंग एसेट के अंदर पहली बात क्या है कि क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है? दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम, जिसके बनने में ज्यादा टाइम लगे। ओहो, और ये लेकर क्यों आए हो तुम? फॉर द पर्पस ऑफ यूज। और यूज का मतलब किसकी बात कर रहा है? और सेल का मतलब किसकी बात कर रहा है? सेल का मतलब किसकी बात कर रहा है? IAS टू इन्वेंट्री। किसकी बात कर रहा है? इन्वेंट्री। और यूज का मतलब क्या है? कि तुम उसको अपने पास यूज में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है। आई रिपीट, सर क्वालिफाइंग एसेट क्या है? एक ऐसा एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट, कि जिसके बनने में ज्यादा टाइम लगे। सर कितना ज्यादा टाइम लगे? तो IAS इसके ऊपर साइलेंट है, लेकिन अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की प्रैक्टिस ये रही है
कि वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड को यहां पर डिफाइन करते हैं, दैट इज मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स, कि जिसके बनने में कम से कम भी 6 महीने लगे। एक ऐसा एसिड जिसके बनने में कम से कम भी, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये 6 महीने वाली बात आईएएस ने नहीं कही है, ये अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की प्रैक्टिस रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इस मिनिमम टाइम पीरियड को वो डिफाइन करते हैं, दैट इज मिनिमम 6 मंथ्स। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट का मतलब है दैट इज मिनिमम 6 मंथ्स, कि एक ऐसा एसिड जो बनने में ज्यादा टाइम लगाए, दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट, और ज्यादा कितना लगाए, कम से कम भी कितने महीने लगाए, 6 महीने लगाए। और वो जो एसिड तुम ले रहे हो या जो तुम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या तो तुम अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हो या फिर बेचने के लिए, तो कह देना कि ये एसिड कहलाएगा क्वालिफाइंग एसिड। कौन सा एसिड कहलाएगा ये? तो क्वालिफाइंग एसिड की 2 क्राइटेरियाज है, सिर्फ 2 क्राइटेरियाज। नंबर 1 पहला क्या है, दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट, एंड नंबर 2 दूसरा क्या है, फॉर द इंटेंडेड फॉर यूज और सेल। अगर ये 2 क्राइटेरियाज मीट हो जाए तो कह देना कि ये कौन सा एसिड है, ये क्वालिफाइंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सर मैंने लोन लिया है, क्यों लिया है? सर मैंने एक ऐसे एसिड के लिए लोन लिया है जिसको बनने में 10 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? और 10 महीने बाद जब वो बन जाएगा तो मैं इसको यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं? तो बताओ क्या ये मेरा क्वालिफाइंग एसिड है? यस, दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। 10 महीने लगेंगे और उस एसिड को मैं यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं? यूज करूंगा। तो क्या ये मेरा क्वालिफाइंग एसिड है? यस सर। इस क्वालिफाइंग एसिड के लिए मैंने वो लिया है, वो क्या? लोन लिया है। तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है, जिसको हम क्या वर्ड देते हैं, क्या नाम? बोरोइंग कॉस्ट। क्या नाम देते हैं इसको हम? तो फिर एक काम करो, उस बोरोइंग कॉस्ट को तुम उस एसिड का पार्ट बना दो। आई रिपीट माय वर्ड्स, फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। सर मैंने बैंक से लोन लिया है, पूछो क्यों लिया है? मेरी मर्जी। इसलिए लिया है कि मैं एक इससे ऐसा एसिड बनाऊंगा जिसको बनने में 12 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? और क्या करोगे फिर? मैं इसको यूज करूंगा। तो बताओ, अमाउंट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। नहीं बोलना, क्या बोला? क्वालिफाइंग है। अब ये एसिड नहीं है, हल्का मत ले, क्या है ये? क्वालिफाइंग एसिड। अमाउंट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने लोन लिया है, क्या इसके ऊपर कोई सूद दोगे? ऑब्वियसली। क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दोगे? हाँ। क्या इसके ऊपर तुम बोरोइंग कॉस्ट दोगे? हाँ दूंगा। तो फिर एक काम करो, वो जो बोरोइंग कॉस्ट होगी ना, उस बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट मत करना, उस बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर देना? कैपिटलाइज कर देना। क्या मतलब कैपिटलाइज कर देना? इसको एसिड की कॉस्ट का, याद करो आईएएस 16 का लेक्चर, आईएएस 16 याद आ रहा है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कैलकुलेट कर रहे थे? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर कुछ आ रही थी, क्या आ रही थी? लेबर चार्जेस, याद आ रहा है? इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, याद आ रहा है? उसी के अंदर एक और कॉस्ट आ रही थी जिसका नाम क्या लिखा हुआ था? बोरोइंग कॉस्ट। और उसके आगे लिखा हुआ था क्या, कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि हम क्या कह रहे हैं कि सर बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन कब करेंगे? क्राइटेरिया क्या बताया कि इफ द अमाउंट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। और क्वालिफाइंग एसिड के नेचर में 2 चीज आती है, क्या क्या? नंबर 1, एक ऐसा एसिड जो बनने में सब्सटेंशियल टाइम, और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? मिनिमम 6 मंथ्स। और दूसरी बात क्या कहा? वो एसिड क्या करोगे तुम? या तो यूज करोगे या फिर सेल करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्वालिफाइंग एसिड कहलाता है। तो एक बात तो पता चल गई, पहला स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। व्हेन टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। व्हेन टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? जब वो होगा, वेरी गुड, क्राइटेरिया मीट करेगा। और रिफाइन करो जी, बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? हाँ हाँ जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? व्हेन द अमाउंट इज बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है जी? अच्छा, क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट। एक ऐसा एसिड जो बनने में ज्यादा टाइम लगाए और इंटेंडेड टू यूज और सेल, या तो यूज करोगे या बेच दोगे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा आगे चलते हैं जरा।
सर यहां पर हमने क्या देखा, बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया देख लिया। अब इस क्वालिफाइंग एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स IAS 23 ने दी, और एग्जांपल्स अभी हम बुक से भी पढ़ेंगे, और उन एग्जांपल्स को हम मार्क करेंगे एज इंपॉर्टेंट। एक आध मर्तबा एग्जामिनर ने एग्जांपल्स को ही टेस्ट किया कि which of the following is a qualifying asset and which of the following is not a qualifying। सर qualifying asset की एग्जांपल, qualifying asset की एग्जांपल जो IAS ने हमें दी, क्या है एग्जांपल्स? सर qualifying asset की एग्जांपल हमारे पास जो दी, नंबर 1 इन्वेंट्रीज, क्या नाम दिया? इन्वेंट्रीज आपके पास है। इसी तरीके से पावर जनरेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, याद आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग जो आपने किस पर्पस के लिए रखी है? रेंट के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से एनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एनी इंटेंजिबल एसेट, एनी इंटेंजिबल एसेट, ये सब आपके पास क्या है? ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। ये सारे क्वालिफाइंग एसेट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इन्वेंट्रीज, पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब क्या है? ये क्वालिफाइंग एसेट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इन्वेंट्रीज कैसे हो सकता है सर? इन्वेंट्री को बनने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, यहां पर IAS ने एक एग्जांपल दी है इन्वेंट्री की, दैट इज रोबोट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रोबोट्स बनाए, रोबोट्स आपने बनाए और आपने वो रोबोट यहां बना रहे हैं और रोबोट जल्दी नहीं बनते, इट टेक्स टाइम, आपने उसके अंदर डिवाइसेस सर्किट्स वगैरह किए इंस्टॉल्ड, तो कह रहा है कि ये जो रोबोट्स हैं ये बनने में नॉर्मली टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। क्या करोगे? या तो उसको यूज करूंगा या फिर बेच दूंगा। तो उसका मतलब ये है कि एनी इन्वेंट्री विच इज कंस्ट्रक्टेड, आप बना रहे हैं एंड इट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट, अगर उसको बनने में ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा? क्वालिफाइंग एसेट। क्या ये बात सुन आ रही है? अच्छा अब सुनिए जरा, IAS 23 ने क्या कहा कि आप उस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे कि जब आपने लोन लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट्स की एग्जांपल दे दी। अब आगे एक डिस्क्लेमर दे रहा है, कहता है कि अगर कोई इन्वेंट्री आपने प्रोड्यूस की है एंड इट इज प्रोड्यूस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपने कम टाइम पीरियड में प्रोड्यूस कर दी, 1 महीने 15 दिन 20 दिन के अंदर प्रोड्यूस कर दी, या फिर कोई एक ऐसा एसेट जो आपने खरीदा है या कंस्ट्रक्ट किया है एंड इट वाज अवेलेबल फॉर यूज व्हेन इट इज परचेज, कहता है कि ऐसा एसेट आपने खरीदा और वो अवेलेबल फॉर यूज है, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों आपके पास क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। ये एक्सक्लूजन IAS ने खुद बताई है। नंबर 1 पहली एक्सक्लूजन क्या बताई? एनी इन्वेंट्री विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि एक ऐसी इन्वेंट्री, क्योंकि हमने क्या कहा कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है? दैट टेक्स कितना पीरियड? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट। ऐसा ही है, अगर आपने कोई एसेट या इन्वेंट्री आपने प्रोड्यूस की है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 15-20 दिन के अंदर आपने प्रोड्यूस कर दी, उसके लिए अगर आपने लोन लिया था तो माजरत के साथ ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। दूसरी बात, आपने कोई एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग खरीदी, आपने जैसे ही बिल्डिंग खरीदी एंड इट इज इंटेंडेड या इट इज अवेलेबल फॉर यूज, और वो आपके पास अवेलेबल फॉर यूज है, तो उसका मतलब ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनने में, तैयार होने में, रेडी होने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे। अगर उसको सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लग रहा तो उसका मतलब फिर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, हम उसको क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये दो आपके पास एक्सेप्शंस जो है ये IAS 23 ने हमें यहां पर दी है। IAS 23 ने कहा कि ये दो आपके पास क्वालिफाइंग एसेट नहीं बन सकते। कौन दो? इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड नंबर 2 दूसरा क्या बताया? एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज व्हेन परचेज। कि आपने एसेट खरीदा और वो अवेलेबल फॉर यूज है, तो उसका मतलब फिर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो उसका मतलब उस एसेट के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है, उस एसेट के लिए क्या लिया आपने? लोन लिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम? एक्सपेंस आउट। फिर खबरदार जो तूने इसको कैपिटलाइज किया। बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर लोन लिया है, हाँ एसेट के लिए, हाँ एसेट के खरीदने के लिए, बनाने के लिए लिया है, कितना टाइम लगा बनाने में? 1 हफ्ता। तो बेटा एक काम कर, इस इंटरेस्ट को कहां पे रिकॉर्ड कर दे? P&L, एक्सपेंस आउट कर दे। सर लोन लिया है, हाँ क्या करोगे? एसेट बनाऊंगा, कितना टाइम लगेगा? सर 1 साल लगेगा। अब एक काम कर, इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक इसको नोट करें, फिर हम बुक से रीड करते हैं एंड देन फिर आगे इसको लेके चलते हैं। एक चीज सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। अच्छा
शट अप। एक सवाल पूछ रहा है एहरार, कह रहा है कि सर मैंने फीस भर दी है, भर दूंगा एज अ केस में भी, लेकिन कह रहा है कि सर इनटेंजिबल एसेट की कोई एग्जांपल दे दें। अब सुनिएगा जरा, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। वहीं एक एग्जांपल है डेवलपमेंट कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? डेवलप, जब आप लोग छोटे थे, अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। सर डेवलपमेंट कॉस्ट में होता क्या था? रिमेंबर, फॉर्मूला बना रहे हैं हम, उस फॉर्मूले के बनाने के लिए हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, उस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपने लोन लिया। क्या लिया आपने? लोन लिया है, कर्जा लिया आपने बैंक से, क्योंकि आपको साइंटिस्ट को देने हैं या लेबोरेटरी की फीस पे करनी है, जो भी आपके पास है, आपने लोन लिया। यार ये लोन क्यों लिया है? ये लोन क्यों लिया है? सर मैं बना रहा हूं कुछ, मैं कुछ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? डेवलपमेंट फॉर्मूला, कॉस्ट, ऐसे ही फॉर्मूला बना रहा हूं। सर अगर उसका डेवलपमेंट फेज का क्राइटेरिया मीट कर गया तो क्या कहा था कि अब जो भी खर्चा होगा वो सब क्या कर देना? सर उन सब खर्चों में जब तुम कैपिटलाइज करोगे तो इस इंटरेस्ट का खर्चा भी तुम क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब ये है कि अगर तुमने लोन लिया, क्यों? दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। यस सर, तकरीबन साल 1.5 साल लगेगा। इंटेंडेड फॉर, हो सकता है यूज करो, हो सकता है बेच दो। तो उसका मतलब ये है कि फिर उस बोरोइंग कॉस्ट को तुम कैपिटल एक्सपेंड यानी कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका पार्ट बनाओगे। और क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब आए जरा रीड करते हैं पेज नंबर 63 पे आइएगा जरा। पेज नंबर 63 आगे सब IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट आगे सब। चले आए जरा, मिस रीड कीजिएगा प्लीज। IAS 23 borrowing cost regulates the extent to which entities are allowed to capitalize borrowing costs incurred on money borrowed to finance the acquisition of certain assets. जी यहाँ पे एक फिर से पढ़ेगा प्लीज, स्टार्टिंग से पढ़ेगा, सॉरी। IAS 23 borrowing cost regulates the extent जी यानी कि IAS 23 बता रहा है बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग सिखा रहा है। जी आगे, to which entities are allowed to जी एंटिटीज। देखो अब तक क्या था हमारा माइंडसेट, क्या था कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, एक्सपेंस आउट होता है। लेकिन IAS 23 के आने के बाद क्या हुआ कि एंटिटीज को अलाउ किया गया कि अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। आगे, capitalize borrowing costs incurred on money borrowed to finance the acquisition of सर्टेन एसेट्स। वो एसेट्स कौन है? कौन से एसेट्स है वो? क्वालिफाइंग एसेट्स। कौन से एसेट्स है वो? क्वालिफाइंग एसेट। जी डब्बा पढ़िएगा, मोबाइल से पिक्चर लेना। capitalized as part of the cost of an asset. जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर? क्या बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कह रहा है कि बोरिंग कॉस्ट को लाजमी तुम्हें कैपिटलाइज करना है। कब? Asset is a qualifying asset. हाँ क्या कह रही है इसके अंदर? इफ दैट एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। आगे, One which necessitates हाँ अब ये ब्रैकेट में क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन IAS 23 ने दी है, मैं घर से नहीं लाया। क्या है क्वालिफाइंग एसेट बताएं? necessarily takes substantial नंबर 1, पहली बात ऑलरेडी अंडरलाइन है, आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? विच टेक्स, कौन सा टाइम पीरियड? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। आगे, and ready for its intended use or sale. जी यानी कि आप उसको या तो यूज करेंगे या फिर सेल करेंगे। जी आगे पढ़ेगा मिस। क्वालिफाइंग एसेट, Qualifying asset, as noted above, qualifying is one which necessarily takes substantial time period. Audit firm practices minimum 6 months and intended for use and sale. अच्छा इसके बाद आ रहा है एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। दिख रहा है? इसके ऊपर दिल बना दें। क्या मतलब है इसका? लर्न बाय हार्ट, दिल से याद रखनी अपने एग्जांपल्स। एक मर्तबा एग्जामिनर ने पूछा है और लिटरली पूछा है, Which of the following is an example of qualifying asset? Which of the following is an example of qualifying asset? तो ये जो आपके पास examples आ रही हैं ये IAS 23 ने दी हैं। You should remember those examples. Please आपने इसको याद रखना है। जी बताएं जरा क्या क्या examples है मिस? Inventories, manufacturing plant, power generating facilities, intangible assets, investment properties, bearer plants. जी बेयर प्लांट्स क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आपको IAS 41 में। बेयर प्लांट्स क्या होता है ये IAS 41 में समझाऊंगा। एग्रीकल्चर का एक चैप्टर है, एक स्टैंडर्ड है, वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जी आगे पढ़ेगा। So, two types of assets are not recognized. नॉट पे अंडरलाइन कीजिएगा। 2 टाइप्स ऑफ एसेट, ये IAS 23 की स्टेटमेंट्स हैं। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था थ्योरेटिकल एरियाज को ओवरलुक मत कीजिएगा, थ्योरेटिकल एरियाज को इग्नोर मत कीजिएगा। एग्जामिनर में आस्क थ्योरीज और करता है। लास्ट अटेम्प्ट की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, एग्जामिनर ने ठीक ठाक थ्योरीज पूछी हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को ओवरलुक कर देता है और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव ऑन कर जाता है। सर ये थ्योरीज आपके कोर्स का पार्ट है। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि मैं थ्योरीज नहीं पूछूंगा मेरे चंदा, तू प्रैक्टिस कर क्या।
नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ एग्जामिनर गाइड में। तो उसका मतलब आपने ये थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। हालांकि दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन IAS 23 नशे में डूबा हुआ है। क्या कह रहा है बताएं जरा, ये दो एसिड्स को एक्सक्लूड कर दिया। क्या क्या बताएं? नंबर 1 that are produced in bulk quantity over a short period of time. नंबर 1 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने इन्वेंटरी प्रोड्यूस किए कम टाइम पीरियड के अंदर। और आगे Assets that are ready for the intended use or sale when it was purchased. फिर से पढ़िएगा, क्या कहा? एसेट आपके पास क्या है कि आपने कोई परचेज किए एंड इट इज रेडी फॉर यूज। आपने जब खरीदे उस वक्त फौरन तैयार है। तो देखो अगर कोई एसेट बिल्कुल रेडी फॉर यूज है तो वो क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? हाँ, दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, जिसके बनने में हमें ज्यादा टाइम लगे। जी आगे पढ़ेगा मिस जी, पढ़े क्वेश्चन। Osama Limited to construct a building work started on अच्छा, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है बताइएगा जरा, बेसिक क्वेश्चन क्या हमारे पास? construct a building work started on 1st January 2020 to 15 July 2020. Following costs are incurred. ठीक है, कह रहा है कि हमने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ खर्चे किए हैं। अब क्या क्या खर्चे किए बताएं जरा? सीमेंट लगाई, बजरी, और आगे आयरन सरिया लगाया जो आजकल लोगों की गर्दनों में, आगे अच्छा लेबर मजदूर, आगे और इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग एसिड है। कौन सा एसिड है ये? क्वालिफाइंग एसिड है। करना क्या, हमें तलब बताएं, चाहत क्या है इस क्वेश्चन की? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करते हैं। वेरी सिंपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग की कॉस्ट को, कैसे कैलकुलेट करेंगे मुझे बताएं। सबसे पहले बिल्डिंग में क्या लगाया हमने? सीमेंट। कितने की सीमेंट लगी है? 100 मिलियन की। और इसके अलावा सरिया आयरन कितने का लगा है? 20 मिलियन। और इसके अलावा लेबर कितने की है? लेबर 30। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन को क्यूट सा नाम दो जरा। वेरी गुड, बोरोइंग कॉस्ट। आज से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? क्योंकि इंटरेस्ट हराम है और बोरिंग कॉस्ट भी वैसे। जी 5 मिलियन। तो बताएं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 155 मिलियन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। सर इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या है? पहला, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यस इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। बस इस क्वेश्चन का इतना सा आउटकम है कि इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि आज तक जिंदगी भर हमने इंटरेस्ट को किसकी जीनत बनाया? P&L की, एक्सपेंस की जीनत बनाया, लेकिन आज ये इंटरेस्ट एसेट की जीनत बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही लर्निंग आउटकम है कि इस कॉन्सेप्ट को आज एक एक्सेप्ट करना, इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो चलें जनाब आगे चलते हैं। अब जरा IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड हमने ओपन किया, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब समझा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी इसको हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब आते हैं जरा, जब आगे बढ़ते हैं तो IAS 23 कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द IAS 23 देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। कितने तरह की बोरोइंग्स हैं? दो तरह की बोरोइंग्स हैं। एक कहलाती है स्पेसिफिक बोरोइंग। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक बोरोइंग। और एक आपके पास कहलाएगी जनरल बोरोइंग। कौन सी बोरोइंग कहलाएगी? सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है? गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। स्पेसिफिक बोरोइंग किसको कहते हैं? तो IAS 23 कहता है कि स्पेसिफिक बोरोइंग क्या है? अमाउंट बोरोड, और फिर बताओ अमाउंट बोरोड का मतलब क्या है? लोन। वेरी गुड, अमाउंट बोरोड यानी कि आपने लोन लिया है। अमाउंट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, for the construction of a qualifying asset only, that's it. I repeat, specific borrowing किसको कहते हैं? Specific borrowing का क्राइटेरिया क्या बताया? IAS 23 कहता है कि if you have borrowed the amount, किस लिए? For the construction of a qualifying asset only. अगर तुमने qualifying asset की construction के लिए सिर्फ अगर तुमने लोन लिया है तो उसको हम कहते हैं ये specific borrowing है। कौन सी borrowing है?
सर तो फिर जनरल बोरोइंग क्या है? कहता है अमाउंट बोरोड, कर्जा तो यहां पर भी लिया है तुमने, लेकिन कहता है अमाउंट बोरोड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या वर्ड यूज किया? अमाउंट बोरोड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अमाउंट बोरो किया है, बट सम अमाउंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। सर एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ तो लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? सुने सर, मैंने हबीब बैंक लिमिटेड से 500 मिलियन का लोन लिया है। क्यों लिया है? मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं। यू नो माई प्रोजेक्ट दैट वाज नेम्ड एज JSM। याद आ रहा है? जलने वाले, याद आ रहा है? JSM जुनैद सुपर मॉल, ऐसे ही मैं, हाँ, कब्रिस्तान के सेंटर में था। अब लोकेशन वो पहली ब्रांच थी, मैं दूसरी ब्रांच ओपन कर रहा हूं, दैट इज ऑन समसम। ओके, यू नो बर्गर पीपल विल कम फॉर शॉपिंग। अच्छा सुने, अब सुनेंगे जरा प्लीज। मैं यहां पर कितने मिलियन का लोन लिया था? भूल गया। 500 मिलियन का लोन लिया था मैंने, और मैंने लिया किसके लिए? मैं वहां पर बिल्डिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? मॉल या बिल्डिंग बनाऊंगा। अमाउंट बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। एग्जाम्पल चेंज करता हूं। सर मैंने बैंक से 200 मिलियन का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? अब ये लोन लिया क्यों है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। क्या मतलब? देखिए ये होता है प्रैक्टिकली। मैं अगर KNS की भी एग्जांपल लूं, अब जैसे कि हमारे पास फीसेस वगैरह आ गई, अब हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स की अभी फीस नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। अच्छा कोई इशू नहीं है, आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन अभी सैलरीज तो देनी है ना, यार। भाई स्टाफ बैठा हुआ है, उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि यार फीस नहीं है अभी, सैलरी जब बच्चा फीस देगा ना तो तुझे दे देंगे। देखिए स्टाफ है, उसकी सैलरीज है। के इलेक्ट्रिक वालों को क्या बोले? यार के इलेक्ट्रिक वाले अभी बच्चा फीस नहीं देकर के आप थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूंगा। क्या मेरी पुप्पी का बेटा लगता है वहां पे? सर होता ना तब भी नहीं मानता वो। तो उसका मतलब ये है कि सर मुझे खर्चे तो भी करने हैं, पैसे ऐसा नहीं कि है नहीं, पैसे हैं लेकिन आ जाएंगे। हमने कुछ जगहों पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कस्टमर से रिकवरी है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे उन खर्चों को पे करने के लिए आई नीड सर्टेन अमाउंट। उसके लिए मैं करता क्या हूं? मैं बैंक से कुछ उधार लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? कुछ उधार लेता हूं। ये मैंने अमाउंट बोरो किया है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये अमाउंट मैंने किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? किसके लिए लिया मैंने? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जस्ट लाइक पेमेंट फॉर सैलरीज, जस्ट लाइक पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, या इसी तरीके से सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, बहुत ओवरड्यू हो चुका है बैलेंस। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने यहां पर एक लोन लिया है, बट दैट अमाउंट इज नॉट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, दैट अमाउंट इज बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ या फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या ये बात समझ मारी? कितने मिलियन का लोन लिया था मैंने? 200 मिलियन। अब मैंने सैलरीज वगैरह पे कर दी और इसी तरीके से स्टाफ की सैलरीज, रेंट वगैरह पे कर दिया। 10 मिलियन बच गए। कितने बच गए? 10 मिलियन मेरे पास अभी पड़े हुए। अब मैंने कहा 10 मिलियन पड़े हुए, अब एसेट की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैंने वो 10 मिलियन की अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज कर ली। कहां पर यूज कर ली? क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज कर ली। अब ये जो 10 मिलियन है, ये कौन सी बोरिंग कहलाएगी? कौन सी बोरिंग कहलाएगी? कौन सी बोरिंग कहलाएगी? जनरल बोरिंग। कौन सी बोरिंग कहलाएगी? सर ये तो आपने एसेट की, हाँ यूज की, मना नहीं कर रहा, मैंने ये अमाउंट एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज कर ली, लेकिन मुझे ये पता ये अमाउंट मैंने बोरो की किसके लिए थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। तो क्या कहा? अमाउंट बोरोड फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए किए, लेकिन आगे दूसरी बात क्या लिखी हुई है? बट सम अमाउंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, लेकिन पर्पस क्या था? ये अमाउंट ली किसके लिए थी? बोरो किसके लिए की थी? ऑपरेटिंग। इसको हम कहते हैं जनरल बोरिंग। क्या कहते हैं इसको? तो आई रिपीट, there are two types of borrowing. Number one, specific borrowing क्या है? amount specifically borrowed for the construction of a qualifying asset. कोई दूसरी नियत ही नहीं थी मेरी, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक बोरिंग। क्या कहते हैं इसको? लेकिन अगर अमाउंट बोरो की है, किसके लिए बोरो की है? फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन सम पार्ट ऑफ दैट लोन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये आपके पास कहलाती है जनरल बोरिंग। क्या कहलाती है ये? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? सर इस IAS 23 में अब हमें यहां पर 2 बोरोइंग्स की अकाउंटिंग सीखनी है।
नंबर 1, पहले हम किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे? स्पेसिफिक, कि अगर आपने कोई अमाउंट बोरो की स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम पहले सीखेंगे, एंड देन फिर हम जनरल बोरिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां तक प्लीज को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक इसको प्लीज नोट कर लें, दोनों की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्पेसिफिक बोरिंग एंड व्हाट इज जनरल बोरिंग, फिर इसके बाद हम आगे इसको लेके चलते हैं। अच्छा, आप सुनिएगा जरा प्लीज, इधर सुनिएगा प्लीज। टाइप्स ऑफ बोरिंग, अभी हम फिलहाल कौन सी बोरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं? कौन सी बोरिंग को समझने जा रहे हैं? स्पेसिफिक बोरिंग। अभी मैं जनरल बोरिंग को डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं कौन सी बोरिंग को डिस्कस कर रहा हूं? जब भी स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन आएगा, जब भी किसका क्वेश्चन आएगा? सर कैसे पता चलेगा? देखो लिखा हुआ होगा अमाउंट बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये कौन सी बोरिंग है? ये स्पेसिफिक बोरिंग। सर जब भी स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? बस ये दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए आगे ना तो चैप्टर कंप्लीट है। नंबर 1, एक बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट इनकम। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग का क्वेश्चन आएगा, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 द बोरोइंग कॉस्ट, एंड नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट इनकम। और फिर बताओ बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यानी कि जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट मेक्स सेंस। लेकिन सर ये दूसरी चीज आपने क्या कही? इन्वेस्टमेंट इनकम, ये क्यों कैलकुलेट करेंगे? सुनिएगा जरा गौर से प्लीज, इधर देखिएगा, इधर देंगे प्लीज, डोंट कॉपी, इधर देंगे। साउथ के कोई इवेंट आने वाला था घर में, तो उसने सोचा मैं अपना घर रेनोवेट करवाता हूं। अब आप सोचे घर क्यों, कब रेनोवेट होता है? घर रेनोवेट करवाने के लिए साउथ के अब्बू ने साउथ को 10 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 10 लाख रुपए। अब गौर से सुनिएगा, साउथ मेमन दिमाग है बिल्कुल, अब सुनिएगा जरा गौर से, आपको थोड़ा सा मेमन अप्रोच भी आना पड़ेगा। साउथ को घर रेनोवेट कराना था, इसके वालिद साहब ने इसको कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपए दिए। वालिद साहब ने कहा, देख यार मैं इतनी भागम दौड़े नहीं करूंगा, तू देख 10 लाख रुपए तुझे दे दिया मैंने, अब तू खुद सारा काम करा, मजदूरों से तू निमट, सामान माल वगैरह जो खरीदना तू खुद कर, सीमेंट बजरी जो भी करना करे। सऊद के हाथ में कितने पड़े में अभी? 10 लाख। सऊद के मुंह से थूक निकल रहा है, तो बोला यार, अब सऊद कह रहा है कि यार उस्ताद एक काम करते, ये लेके फरार हो जाते, छोड़ अभी क्या यार। खैर, लेकिन सऊद ने बोला 10 लाख रुपए अब आ गए। सऊद अब क्या करें? सऊद ने एक ठेकेदार को बुलाया, हसीब उसका नाम था, अब्दुल हसीब। अच्छा, क्या पूछा कि अब्दुल हसीब ये घर रेनोवेट कराना है, कितना खर्चा होगा? उसने बोला 10 लाख में हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। सऊद ने कहा डन हो गया। काम कब से स्टार्ट करेगा? कह रहा बस अभी आ जाता हूँ, फारिग बैठा हुआ था, कोई काम धंधा है नहीं मेरा, मैं अभी से आ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तुम 2 लाख रुपए एडवांस दे दो। कितने एडवांस दे दो? अब सऊद ने बोला यार बैठ जरा बात करते हैं, तो पेमेंट कब लेगा? तो कह रहा है 2 लाख रुपए अभी दे दो, और बाकी के 3 लाख रुपए जो होंगे, यानी कि 3 लाख रुपए मजीद, वो तुम मुझे देना है 1.5 महीने बाद। कब देना? और बाकी के 5 लाख होंगे वो काम खत्म होने के बाद, जब काम खत्म हो जाएगा तब 5 लाख रुपए दे देना। सऊद ने हिसाब लगा, सऊद ने बोला ठीक है, तू अभी जा, मैं बात करता हूँ तेरे से। अभी सऊद के हाथ में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 10 लाख। अभी कितने लेके जा रही है? 2 लाख। कितने बच जाएंगे? 8 लाख रुपए सऊद के पास फारिग पड़े हुए। ऐसे ही सऊद के पास ये 8 लाख रुपए, कोई काम ये ठेकेदार अभी मांगने वाला भी नहीं है, अब्बू को देने नहीं है। तो अब करें क्या? सऊद के दिमाग में आया कि यार उस्ताद बकरा ईद आने वाली है, एक काम करता हूँ बकरे खरीद लेता हूँ। क्या खरीद लेता हूँ मैं? बकरे। क्या करूंगा? बकरे खरीदूंगा, इसको पालूंगा, और फिर क्या बेच दूंगा, यानी कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा मैं? दिमाग चल रहा है, शैतानी दिमाग चल रहा है इसका। या किसी और बिजनेस, फॉर प्रॉपर्टी में या गोल्ड में, या फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक्स वगैरह के अंदर, शेयर्स के अंदर मैं लगा दूंगा, यानी कि इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? इन्वेस्ट कर दूंगा। सर अब जब इन्वेस्ट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट मिलेगा। ये कहलाती है इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या कहलाती है ये? अब सुनना जरा कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जांपल। जब कंपनी कोई अमाउंट बोरो करती है स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, कौन सी बोरोइंग है ये? स्पेसिफिक बोरोइंग है। अब जब यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या कंस्ट्रक्शन पे एक साथ सारे पैसे लग जाएंगे? नहीं सर, ये तो लगेंगे स्टेज वाइज।
आपने बिल्डर को पहले 5 लाख दिए, फिर 10 लाख दिए, तो उसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने 50 लाख का लोन लिया और उसमें से 5 लाख रुपए आपने कंस्ट्रक्टर को दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, कितने बच गए आपके पास पीछे? 45 लाख बच गए। क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से? इसको कहते हैं सरप्लस ऑफ फंड। क्या कहते हैं इसको हम? क्या कहते हैं इसको हम? यानी कि मेरे पास फंड का कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है। क्या करूं? उसको देखता रहूं, मैं इस फंड को देखूं, ये फंड मुझे देखे, मैं इस फंड को देखूं, ये तो आखिर में हमें मोहब्बत हो जाए, ऐसा चाहिए हमें? नहीं सर, ये सरप्लस ऑफ फंड करेगी क्या बिजनेस? बिजनेस क्या करेगी? इसको इन्वेस्ट करेगी। क्या करेगी? और जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलेगी? उसकी इनकम जनरेट होगी। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या कहते हैं इसको हम? याद रखिएगा, कंपनी की हमेशा ये स्ट्रैटेजी होती है, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, whenever there is a surplus of fund, क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से? Whenever there is a surplus of fund, there will be an amount of investment income. There will be an amount of, I repeat. So sir, इसका मतलब पता ये चला कि जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग होगी, दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, पहली चीज क्या कैलकुलेट करूंगा? बोरिंग कॉस्ट। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करूंगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। कब कैलकुलेट होगी? कब कैलकुलेट होगी? जब सरप्लस ऑफ फंड होगा। क्या ये बात याद रहेगी? अभी हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब देखते हैं, उसकी टेंशन ना लें। चले अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन जी, हाँ तो फिर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा, कोई इशू नहीं, उसको भी देखेंगे, ट्रीट करेंगे, टेंशन नहीं हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, कंपनी जो फंड में इन्वेस्ट करती है ना, जहां पे इन्वेस्ट करती है कंपनी, वो होता है बैंक्स। कहां पे इन्वेस्ट करती है? और बैंक में आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह लॉस का कोई चांस, वो खालिस हराम सूद देता है, चाहे बैंक का कबाड़ा हो जाए, लेकिन तू हमेशा मुनाफे में रहेगा। तो बैंक हमेशा करती है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। क्या करती है? और सिक्योर इन्वेस्टमेंट बैंक के अलावा और कोई भी नहीं है, ना स्टॉक्स है, ना गोल्ड है, ना प्रॉपर्टी है। तो बैंक में पैसा रखवा देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके पास 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए सरप्लस पड़ा हुआ है, तो ये सरप्लस करेगा क्या? ये बैंक में रखवा देगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इसने बैंक में रखवा दिया। अब 1 साल आपको पता है बैंक के अंदर कभी भी लॉस का चांस नहीं है, तो बहुत 0.001% सिचुएशन है जो तुम कह रहे हो कि इसमें लॉस हो जाए, वरना इस सरप्लस ऑफ फंड के ऊपर नॉर्मली लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे कमाने वाले नहीं है, ये तो कर्जा लिया है। और कर्जा किसके लिए लिया? ये कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए कर्जा लिया है? तो इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं खेल सकता। बस इसमें ऐसा हो कि बस अपना पेट्रोल का, चाय पानी का खर्चा बाहर आ जाए, इसकी इतनी हद तक हम करेंगे काम। हम इसको बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में या रिस्की प्रपोजल्स के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर हम नॉर्मली इसको इन्वेस्ट नहीं करते। क्या ये बात समझ में आ रही? चले आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जरा कुछ कैलकुलेशंस पे काम करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 आगे सब। क्वेश्चन नंबर 2 जी मिस पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या डेटा दे रहा है? एक मिनट, कौन सा एसेट कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है? वेरी गुड, आगे पढ़ें जी। कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना खर्चा होगा? 100 मिलियन। गुड हो गया, गुड हो गया, आगे चले मिस। फाइनेंस कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग लोन वाज अंडरटेकन। एक मिनट, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग लोन वाज अंडरटेकन। इस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया है, तो बोलो टेल कौन सी बोरिंग है? ये स्पेसिफिक बोरिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस टर्म को अंडरलाइन कीजिएगा। ये है वो टर्म जो तुम्हें बता रही है, चीख के बता रही है कि ये जनरल बोरिंग नहीं है। कौन सी बोरिंग है? ये स्पेसिफिक बोरिंग है। जी मिस आगे पढ़ेगा प्लीज। लोन अमाउंट 100 मिलियन। लोन कितने का लिया हमने? $100 मिलियन का। गुड हो गया, आगे चले। डेट ऑफ लोन कब लिया है? 1 जनवरी 2020 पे। आगे डेट ऑफ कमेंसमेंट क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी पे। गुड हो गया, आगे चले। लोन कंटेन्स इंटरेस्ट। लोन पे सूद का रेट कितना देना पड़ेगा? बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10%। गुड हो गया, आगे चले। एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2020। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया? यस, आगे चले। 50 million was spent on 1st January. होल्ड ऑन, फिर से पढ़े, क्या बोला आपने? 50 million was spent. $50 मिलियन was spent on। कब स्पेंड किए थे? 1 जनवरी 2020 पे। एक मिनट, 1 जनवरी को लोन कितने का लिया था? 100 मिलियन, जिसमें से 50 मिलियन का लोन तुमने उसी वक्त यूज कर लिया, बिल्डर को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब तुम्हारे पास कितना पैसा बच गया? 50 मिलियन। आगे चलिएगा मिस प्लीज। और बाकी के 50 मिलियन तुमने कॉन्ट्रैक्टर को फिर दे दिए। कब दे दिए? 1 जुलाई। तो बताओ 1 जुलाई पे तुम्हारा सरप्लस ऑफ फंड कितना है?
जीरो। क्या है? अभी देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। खैर आगे चलें फिर। Unused amount was invested at 8%. ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ पे लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए सरप्लस ऑफ फंड। अनयूज अमाउंट का मतलब क्या है? अनयूज अमाउंट का मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सरप्लस ऑफ फंड। कह रहा है जो सरप्लस ऑफ फंड है इसको हम क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने रेट पे इन्वेस्ट कर देते हैं? 8% पे हमें वहां से सूद मिलता है। Loan will be repaid after 2 years. कह रहे हैं 2 साल बाद हमें लोन वापस करना है। खैर देखी जाएगी। आगे चले, करना क्या है? Calculate the total cost of asset. सर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है कि एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एक चीज इधर देखिएगा जरा। सर मैं यहां पर एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, पीपीई। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना खर्चा किया है? 100 मिलियन। क्या इसमें और कोई कॉस्ट ऐड होगी? जी, क्या कोई और कॉस्ट ऐड होगी? यस सर। कौन सी कॉस्ट ऐड होगी? बोरोइंग कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर अब हमें करना क्या है? सिंपली हमें इस बोरोइंग कॉस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो। अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर फोकस कीजिएगा, कॉपी कोई ना करे प्लीज। एक मर्तबा सिर्फ मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो अगले सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको मुझे लिफ्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जब मैं बोरोइंग कॉस्ट को, और ये कौन सी बोरोइंग है? स्पेसिफिक है, जनरल है? और मैंने क्या कहा था? स्पेसिफिक बोरोइंग में 2 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। कौन कौन सी 2 चीजें? और पहले बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सर उसके लिए हम कुछ कॉलम्स पे काम करेंगे। नंबर 1 पहले हम यहां पे लेंगे डेट, नंबर 2 अमाउंट, नंबर 3 परसेंटेज, नंबर 4 पीरियड, एंड लास्ट वन इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब सुनिए जरा, मुझे बताओ लोन लिया कब है हमने? 1 जनवरी। और इस पूरे साल का हम देख रहे हैं, और एसेट की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई है? 31 दिसंबर पे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो लोन लिया है ये 1 जनवरी से लेके कब तक है? ये 31 दिसंबर। ऐसे ही है, यानी कि एसेट की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई? 31 दिसंबर। तो ये जनवरी से दिसंबर कितने महीने बन रही है? 12 मंथ्स। अब एक और चीज मुझे बता, लोन लिया कितने का हमने और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 10%। और कितने महीनों का इंटरेस्ट? तो 12/12। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि पूरे 12 महीने का। तो बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 मिलियन। कितनी आ रही है बोरिंग कॉस्ट? कितनी आ रही है मेरे पास? 10 मिलियन। सर जब भी हम स्पेसिफिक बोरोइंग की बात करेंगे तो हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। नंबर 1 इज बोरिंग कॉस्ट। सर बोरिंग कॉस्ट क्या? दैट इज द इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी कि कितना इंटरेस्ट हमें कैपिटलाइज करना है। सर हमने लोन लिया था 1 जनवरी को, एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 31 दिसंबर पे एसेट की कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। सर ये 31 दिसंबर के बाद क्या लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि लोन कब वापस करना है? 2 साल बाद। ऐसा ही है। तो क्या 31 दिसंबर के बाद लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा? लेकिन वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? सर हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों? सर क्योंकि मेरे एसेट की कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर को क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सर अब दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इधर देखिएगा जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम सेम यही कॉलम्स बनेंगे। डेट नंबर 1, नंबर 2 अमाउंट, थर्ड वन इज परसेंटेज, फिर पीरियड और फिर इन्वेस्टमेंट इनकम। अब गौर से देखिएगा प्लीज, इन्वेस्टमेंट इनकम हमेशा किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? सरप्लस ऑफ फंड। मुझे बताओ 1 जनवरी पे मेरा सरप्लस ऑफ फंड कितना था? 50 मिलियन। कितना था? 50 मिलियन। ऐसा ही है, इधर लिख रहा हूं 50 मिलियन। गौर से देखिएगा, और ये 1 जनवरी को 50 मिलियन था। ऐसे ही, और ये सरप्लस ऑफ फंड कब तक रहा? साल के आखिर तक। कब तक रहा ये? 30 जून, यानी कि 1 जुलाई। दैट मींस 30 जून। 30 जून, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक कितने महीने बन रही है? मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 12। अच्छा क्या जुलाई से ऑनवर्ड कोई सरप्लस ऑफ फंड था? नहीं, जुलाई से ऑनवर्ड कोई भी सरप्लस ऑफ फंड नहीं था। अच्छा, और इस सरप्लस ऑफ फंड के ऊपर इंटरेस्ट कितना % मिलता है? 8% मिलता है। तो कैलकुलेट करके बताओ जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी रिसीव होगी हमें?
कितने आ रही है? 2 मिलियन। कितनी आ रही है? अब सुनिएगा जरा, लोन लेने के लिए मैंने बोरिंग कॉस्ट कितनी की? बोरिंग कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी? 10 मिलियन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई ने 2 मिलियन का सूद भी कमा लिया। ऐसा ही है ना? तो मुझे बताओ कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होनी चाहिए? 8 मिलियन। कितनी कैपिटलाइज होनी चाहिए? कि मुझे 10 मिलियन देने, लेकिन मैंने 2 मिलियन कमा भी लिए, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वर्किंग मैं करूंगा क्या? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1 मुझे बताओ कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी, बोरोइंग कॉस्ट कितनी देनी है मुझे? 10 मिलियन, जिस पे से हमने कुछ कमा लिया। कितना कमा लिया हमने? 2 मिलियन कमा लिया। तो बताओ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी होनी चाहिए? 8 मिलियन की बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। इट मींस दैट 8 मिलियन विल बिकम द पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन है, और याद रखिएगा जब भी स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन होगा हमेशा आपने कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें? नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करना है। बोरिंग कॉस्ट क्या है? कि इस एसेट के ऊपर जो मैंने लोन लिया है उस लोन का कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना है, नंबर 1। और जब मैंने लोन लिया है तो देयर इज ऑलवेज अ सरप्लस ऑफ फंड, देयर इज ऑलवेज अ, और अगर सरप्लस ऑफ फंड ना हो तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होगी। भाई फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा होता कि 100 मिलियन वाज इनकर्ड ऑन 1st of January, इसका मतलब यह है कि फिर सरप्लस ऑफ फंड कितना हो जाता? फिर इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हो जाती? 0। फिर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना हो जाता? 10 मिलियन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इट मींस इफ देयर इज अ सरप्लस ऑफ फंड देयर विल बी एन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, और हम करेंगे क्या सर? उस इन्वेस्टमेंट इनकम को नेट करके हम वहां पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज इसको कॉपी करें जरा, इसको कॉपी करें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद जिन ने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करें। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, क्वेश्चन नंबर 3 की बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितने होगी? 3.8। कैसे? पहले बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट किया, बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट कितनी आएगी? 5 मिलियन, और इन्वेस्टमेंट इनकम कितना आ रहा है? 1.2 मिलियन। तो इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 3.8। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 53.8। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले अब एक और चीज को समझते जरा प्लीज, इधर सुनिएगा प्लीज। 2 बातें समझनी है इसके अंदर अभी हमें। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब एंड होगी? गौर से सुनिएगा प्लीज। अब पूरा गेम इसी के अंदर है। एग्जामिनर इन 2 चीजों के अंदर घुमाता है बस, बाकी हमने देखा ना काम ऐसे ही होगा, काम ऐसे ही करना है बस। अब हमें कैपिटलाइजेशन और सीसेशन यानी कि एंडिंग को थोड़ा सा देखना है। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। किसकी कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया। IAS 23 ये कहता है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब, यानी कि बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज करेंगे? जब 3 कंडीशंस मीट कर जाएं। कितनी कंडीशंस मीट कर जाएं? कोई एक भी कंडीशन अगर मीट ना करे तो हम उस वक्त तक कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। आई रिपीट माय वर्ड्स। IAS 23 ये कहता है, आइए कोई मसला नहीं, मैं तो पहले भी कहा है कि यार ये यू गाइस डोंट डिजर्व दीज काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल चीयर्स ना। थोड़ी देर पहले भाई की पेंसिल गिरी, अब आपका मोबाइल गिरा, अब कुछ ना कुछ और भी गिरेगा इंशाल्लाह। सुनिएगा जरा प्लीज। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सुनिएगा जरा गौर से। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी? व्हेन कितने क्राइटेरियाज आर मेट? 3 क्राइटेरिया। अगर उनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट ना हुआ तो हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सर वो 3 क्राइटेरियाज क्या है? नंबर 1, पहला क्राइटेरिया IAS 23 कहता है एक्टिविटीज स्टार्टेड, एक्टिविटीज स्टार्टेड। नंबर 2, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, and third one is borrowing cost incurred। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि एक्टिविटीज स्टार्टेड का मतलब क्या है? कि वर्क स्टार्टेड, काम शुरू हो चुका, वर्क स्टार्टेड। नंबर 2, एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब है कैश आउटफ्लो,
ये आईएस ने नहीं बताया, ये शायर तशरीह में बता रहा है, कैश आउटफ्लो। और थर्ड, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड का मतलब है लोन अमाउंट बोरोड, कि आपने लोन की अमाउंट, क्योंकि देखो बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना कब स्टार्ट होगी, जब आपने लोन बोरो कर लिया हो। आईएस 23 कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, और कब कैपिटलाइज करेंगे, जब ये तीनों बातें पूरी हो जाएं। अगर उस एसेट का काम स्टार्ट हो चुका है, वर्क स्टार्टेड, एक्टिविटी स्टार्टेड का मतलब क्या है, वर्क स्टार्टेड। सर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 2, दूसरी बात, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तुमने कोई ना कोई खर्चा शुरू कर दिया है। एंड थर्ड वन इज अमाउंट बोरोड, यानी कि तुमने वो अमाउंट बोरो कर ली है। जब ये तीनों बातें पूरी हो जाएं तो उस दिन से तुम इसके कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर देना। सर बात समझ में नहीं आई, कोई एग्जांपल सुनिएगा जरा गौर से। सर हमने 1 जनवरी को 2017 को बैंक से लोन ले लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। सैफ लोन कब लिया हमने? क्या नहीं कर रहा है तू, मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं यार तू मुझे इग्नोर कर रहा है, नहीं नाराज नहीं किया, लोन कब लिया हमने? लोन कब लिया? ऑन 1 जनवरी 2017 पे हमने बैंक से लोन ले लिया है। क्यों लिया है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। नंबर 1, यहां तक क्लियर है क्या ना? लेकिन अभी हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की हमने। सर लोन ले लिया था लेकिन फिर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है ऑन 1 मई। सर ऐसा क्यों? भाई ठेकेदार नहीं था, XYZ, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। वर्क स्टार्टेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। और एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली एक्टिविटीज यानी कि वर्क स्टार्टेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये नॉर्मली दोनों काम है ना एक ही वक्त में होते हैं। ये दोनों काम एक ही, यानी कि मैंने खर्चा किया, काम स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज हैं। आईएस ने अलग अलग बताया, लेकिन होता ये कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1 मई को खर्चा कर दिया, तो यूं समझ लो कि 1 मई को मेरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज हैं, ये नॉर्मली पैरेलल एक्टिविटीज हैं, अनलेस के एग्जामिनर दोनों को अलग अलग बताए तो फिर। अदरवाइज अगर वो कह देता है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 1 मई, तो कह देना कि एक्टिविटीज स्टार्टेड ऑन 1 मई। क्या ये बात समझ में आ रही है? खैर, लोन कब लिया था? 1 जनवरी को। एक्टिविटीज स्टार्टेड या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया किस डेट पे मीट कर रहा है? किस डेट पे मीट कर रहा है? 1 मई को मीट कर रहा है। तो उसका मतलब यह है कि अमाउंट तो तुमने ले लिया है, लोन तो ले लिया है, लेकिन बाकी के क्राइटेरिया मीट कब कर रहे हैं? 1 मई को। तो 1 मई को तुम्हारा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। तो क्या कहा कि बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी? When the capitalization of the borrowing cost will begin. Number 1, क्या कह रहा है? Activities started. Number 2, expenditure incurred. And third one is the amount borrowed या borrowing cost incurred. तो अब आपने देखना ही होगा क्वेश्चन के अंदर कि मेरे बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब मीट कर रहा है। इफ इट मेट ऑन 1 मई 2017, तो उसका मतलब यह है कि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज क्या कहा? मैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज। तो उसका मतलब मुझे बैंक को सूद देने की भी जरूरत नहीं है। सर सूद तो जाएगा लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगा। कहां जाएगा? वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक इसको नोट करें, फिर एक और स्टेटमेंट बताऊंगा वो नोट कीजिएगा। पहले यहां तक इसको डाइजेस्ट करें प्लीज। सुनिए जरा, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी? जब कितने क्राइटेरियाज मीट कर जाएं? पहला, एक्टिविटीज स्टार्टेड का मतलब वर्क स्टार्टेड। नंबर 2, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट मींस देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। एंड थर्ड वन इज दी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड, इट मींस द अमाउंट ऑफ लोन बोरोड। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा, एक स्टेटमेंट कहूंगा, उसको अपने पास एज इट इज हूबहू नोट कीजिएगा। पहले सुन ले फिर नोट कर लीजिएगा, मैं 2-3 मरतबा रिपीट करूंगा। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने? जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले अपने पास नोट कीजिएगा। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने समझाया नहीं तो समझ में कैसे आ रही है? अब समझे, अब समझे। अच्छा अब सुनिएगा जरा प्लीज, इधर सुनिएगा। क्या स्टेटमेंट कही मैंने, क्या स्टेटमेंट क्या कही मैंने? जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इधर गौर से देखिएगा। सर हमने 1 जनवरी को लोन ले लिया था 2017 में, बट हमारा जो रिमेनिंग क्राइटेरिया था वो मीट कर रहा है 1 अप्रैल 2017 पे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड कर रहा है, कब एंड कर रहा है सर? हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड कर रहा है 31 दिसंबर 2017। लोन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कब ले चुके हैं लोन? 1 जनवरी। सर आपने यूज नहीं किया? नहीं, अभी तक मैंने उस लोन के अमाउंट को यूज नहीं किया। अच्छा, तो क्या कर रहे थे? अनयूज्ड अमाउंट है तो क्या कर रहे होंगे? इन्वेस्ट। सरप्लस ऑफ फंड है, क्या कर रहे होंगे हम? इन्वेस्ट। मैंने यहां पर एक्सपेंडिचर इनकर किया ऑन 1 अप्रैल। बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब मीट कर रहा है? 1 जनवरी पे, 1 अप्रैल पे? 1 अप्रैल पे। तो इसका मतलब बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जब मैं 1 अप्रैल से करूंगा तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट इनकम की कैपिटलाइजेशन मैं 1 अप्रैल से ही करूंगा। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज होगी। क्या मतलब? सर अप्रैल से पहले क्या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी? की हुई थी। क्या इस अप्रैल से पहले आपको इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं मिलता था? मिलता था। तो हम उसको रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम? पीएनएल में। दैट्स इट। याद रखिएगा, कैपिटलाइजेशन से पहले अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट है या कैपिटलाइजेशन से पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो याद रखिएगा वो बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम हम रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि कहां पे चार्ज कर देंगे? कहां पे क्रेडिट कर देंगे? पीएनएल के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी पे शायर ने क्या फरमाया कि जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम को भी कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि वो नेट ऑफ कर देते ना, नेट ऑफ, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट के अमाउंट में से क्या करते थे हम? नेट ऑफ। तो वो जो नेट ऑफ करेंगे हम उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम को नेट ऑफ करेंगे। इससे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम मिल रही होगी, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट इनकम को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर अदर इनकम के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा मैंने? जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम को हम कैपिटलाइज करेंगे। अगर क्राइटेरिया मीट कर गया तो बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम बोथ शैल बी कैपिटलाइज, लेकिन अगर क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम बोथ शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक इसको प्लीज डाइजेस्ट करें जब तक मैं बाहर की सूरत। जी आए जरा देखते हैं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। एक्सक्यूज मी सर, ये कैपिटलाइजेशन रोकनी कब है? ये कैपिटलाइजेशन रोकनी कब है? यानी कि स्टार्ट तो आपने करवा दी। अब आए जरा सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, दैट इज द सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। गौर से सुनिएगा प्लीज। यानी कि इस बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब तक चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? तो IAS 23 कहता है कि इस बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन तब तक करना जब तक कि तुम्हारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? When the asset is substantially completed। क्या मतलब? सर एग्जाम्पल दीजिए। सर बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, हल्का फुल्का रिपेयर और पेंट का काम रह गया है। इट मींस नाउ द बिल्डिंग इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। जिस दिन तुम्हारी बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, जिस दिन तुम्हारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, बस आज के बाद इंटरेस्ट को कैपिटलाइज
हाँ फिर तो बैंक को सूद भी नहीं दूंगा। दूं क्या तुझे? सर बैंक को सूद तो देगा लेकिन फिर कहां जाएगा वो? P&L के अंदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इट मींस बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब रुकेगी, कब सीज होगी? व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। और दूसरा बात तो ऑब्वियस है, आईएएस को बताने की जरूरत भी नहीं थी। क्या कह रहा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड। रीपेमेंट ऑफ लोन, यार ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। आईएएस भी अजीब नशा, बिल्कुल नशाई हो तुम भी। रीपेमेंट ऑफ लोन, जब लोन रीपे हो जाएगा तो क्या बोरिंग कॉस्ट होगी? नहीं, जब बोरिंग कॉस्ट ही नहीं होगी तो फिर मैं कैपिटलाइज कहां से करूंगा? तो क्या कह रहा है इसके अंदर? दो बातें कि मैं बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब रोकूंगा, बोरिंग कॉस्ट में एसेट रिकॉर्ड करने से कब रोकूंगा? जब दो में से कोई एक बात हो जाए। रीपेमेंट ऑफ लोन, तुमने लोन रीपे कर दिया, और जब लोन रीपे कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद तो बोरिंग कॉस्ट ही नहीं होगी। जब बोरिंग कॉस्ट ही नहीं होगी तो इसका मतलब कैपिटलाइज करने का कोई मकसद भी नहीं है। या दूसरा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब रोकेंगे? व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिस दिन एसेट कंप्लीट हो गया बस दैट्स इट। आज के बाद सूद को कैपिटलाइज मत करना। लेकिन फिर कह रहा हूं कि इंटरेस्ट तुम देते रहोगे बैंक को, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं करना। कहां पे रिकॉर्ड कर देना? P&L के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? दो क्राइटेरिया याद रखिएगा, एक है कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया, एक है सीसेशन का क्राइटेरिया। कैपिटलाइजेशन विल बिगिन कब? तीन बातें। कौन कौन सी तीन बातें? एक्टिविटीज स्टार्टेड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर इनकर्ड, थर्ड वन इज द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। कैपिटलाइजेशन विल सीज कब? नंबर 1 substantially asset is substantially completed and number 2 is repayment of loan। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, चलिए यहां तक कॉपी कर लिया तो आगे चलते जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब तुम रिवीजन करने जाओ, मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि जब तुम रिवीजन करने जाओगे तो आईएएस 23 के अंदर या किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हें सारे क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करना। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भरम कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी एज सच कोई मेजर एडजस्टमेंट नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अ बेंचमार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। चले आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां तक सब मेरे साथ है? प्लीज कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है तो मुझे बता दे, मैं 1 सेकंड रुक जाऊं। हो गया 1 सेकंड। प्लीज कॉपी कर लें, जो कॉपी कर रहे हैं प्लीज जल्दी से कर लें ताकि हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। जी मिस, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, आगे के क्वेश्चंस में होपफुली इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। गौर से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 4। जी मिस पढ़िएगा। Jazz Limited has borrowed 24 million to finance the building of a factory. Specific borrowing है कि general borrowing है? सर general borrowing का क्वेश्चन कैसे आएगा वो आगे चल के बताऊंगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अभी कौन सी borrowing है ये? स्पेसिफिक यार, स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है? सर मैं नहीं, स्पेसिफिक बोरिंग वो होती है इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगा। ठीक है बोरिंग कॉस्ट, दो चीजें हम कैलकुलेट, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग होती क्या जवाब? हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट बोरो की जाए इसको क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक। और जब भी स्पेसिफिक, भाई सही कह रहा है, जब भी स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन आएगा आपने आंख बंद करके 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? पहली चीज, नंबर 2 आगे चलिएगा। Construction is expected to take 2 years. ठीक है, हमें से कोई परवाह नहीं, आगे चलें। The loan was drawn down. गौर से सुनिएगा। लोन कब लिया? लोन कब लिया है? Incurred on 1st January. वेरी गुड, लोन हमने 1 जनवरी को ले लिया 2019। आगे And work began on अंडरलाइन करो, वर्क बिगिन ऑन 1st of March 2019। लोन कब लिया था? 1 जनवरी को। और काम कब स्टार्ट हुआ? 1 मार्च को। कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया जनवरी को मीट हो रहा है या मार्च में? वेरी गुड, आगे चलिएगा मिस। 10 million of the loan was not utilized until 1st. एक मिनट, क्या कहा इन्होंने कि 10 मिलियन की अमाउंट हमने यूटिलाइज। 1 मिनट, लोन कितने का लिया था? 24। 1 मिनट, बहुत ये अंग्रेजी का खाली पंगा है, इसमें अकाउंटिंग नहीं है।
24 मिलियन का लोन लिया, क्या कह रही है, 10 मिलियन के अमाउंट को हमने यूज, कितने मिलियन के अमाउंट को यूज, हाँ 14 मिलियन के अमाउंट को यूज कर लिया, 10 मिलियन हमने यूज नहीं किया। वेरी गुड, आगे चले मिस, आगे चले। Jazz Limited was able to invest it until needed. Jazz Limited is paying 8% of loan and can invest surplus fund at 6%. सर दो सूद की रेट, दो सूद की रेट, पहला सूद का रेट किसका है, बोरिंग कॉस्ट, दूसरा सूद का रेट, वेरी गुड। आगे चलिए मिस, तलब बताएं, तलब क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, चाहत क्या है, रिक्वायर्ड क्या है जी, Calculate the borrowing cost to be capitalized फॉर द ईयर एंडेड। इस साल की तुम्हें बतानी कि कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी मुझे इससे परवाह नहीं है। इस साल मेरी बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, आए जरा स्टार्ट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए कुछ कॉलम्स हमने प्रैक्टिस की है, कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे बनाएंगे। आए जरा देखते हैं कि वो कॉलम्स हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, चले। पहला कॉलम हमारे पास क्या था, ईयर, नंबर 2 amount, number 3 percentage, number 4 period and last one is the very good। और हम यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसके बाद वो कैलकुलेट करेंगे, वो क्या, वेरी गुड। अब सुनिएगा इधर, इधर प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगला क्वेश्चन वैसे ही आप लोगों ने खुद करना है, मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगा ही नहीं। मुझे बताएं कि हमने लोन का अमाउंट लिया कब है, 1 जनवरी, लेकिन कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया 1 मार्च। तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे डेट में क्या लिखूं, जनवरी लिखूं क्या मार्च लिखूं, वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? इससे पहले 1 और 2 में हमने जनवरी से लिया था, क्यों, क्योंकि उसी दिन कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हो गया। यकीन नहीं आता तो जाके 1 और 2 देख लो। वो क्वेश्चन का डेटा ऐसा था कि 1 जनवरी को लोन लिया, 1 जनवरी को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे भी कर दिए थे। तो वहां पे कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा था कब, ऑन 1 ऑफ जनवरी। लेकिन यहां पर 1 जनवरी को लोन ले लिया, लेकिन हमारे पास यहां पर क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है, एक्सपेंडिचर कब किया है, वर्क कब स्टार्ट किया है, 1 ऑफ मार्च। अच्छा 1 ऑफ मार्च से लेके कब तक होगा, 31 दिसंबर। क्या ये बात समझ आ रही है? लोन कितना है, लोन कितना है, 24 मिलियन, वेरी गुड। परसेंटेज, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, है ना? हाँ सर, जनवरी फरवरी 2 महीने माइनस करें, कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 12, 9 मंथ्स वालों इसके अंदर मतलब कैलेंडर साथ लेके जाना। क्या है, मार्च से स्टार्ट करेंगे ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने मंथ्स बन रही है, 10। करके बताएं कितनी आ रही है बोरिंग कॉस्ट, गियो पैवियो कितना है, 1.6 मिलियन। क्या ये बात यहां तक समझ में आ रही है? पहला टास्क कंप्लीट हो गया, दैट इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम। आए जरा, उसके लिए सेम कॉलम, ईयर, अमाउंट, परसेंटेज, पीरियड एंड वेरी गुड। अब इधर देखिएगा प्लीज, ईयर जनवरी से लूं सर, सरप्लस ऑफ फंड तो था ना जनवरी में, यूज ही नहीं किया हमने। सर जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसी पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जनवरी फरवरी में तूने सूद कमाया नहीं, कमाया लेकिन वो कहां पे रिकॉर्ड किया, पीएनएल, कैपिटलाइज नहीं किया। तो मुझे बताएं कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब से मीट हुआ, 1 मार्च। अब सुनना जरा प्लीज, इधर देखें, सरप्लस ऑफ फंड कितना था, 10 मिलियन। याद देखें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। $10 million ऑफ द लोन वाज नॉट यूटिलाइज्ड। तो सरप्लस ऑफ फंड 14 मिलियन है, 10 मिलियन है, 10 मिलियन। अच्छा यहां पे अगर ये लिखा हुआ होता, सुनना जरा गौर से, 10 मिलियन ऑफ द लोन वाज यूटिलाइज्ड, वेरी गुड। ये सिर्फ अंग्रेजी आपने ध्यान में रखनी है, ये खेलता है एग्जामिनर, इसमें बहुत खेलता है। तो क्या कह रहा है, 10% और $10 million ऑफ द फंड वाज नॉट यूटिलाइज्ड। तो 10 मिलियन क्या है, सरप्लस। और ये कब तक यूटिलाइज नहीं हुआ, 1 ऑफ जुलाई। यानी कि सरप्लस ऑफ फंड कितने महीने रहा मेरे पास, 30 जून तक, ऐसा ही है। कितने महीने तक रहा, 30 जून तक। और 30 जून यानी कि 1 मार्च से लेके कहां तक लेकर जाऊं उसको मैं, 30 जून। क्या ये बात समझ आ रही है जी? क्या ये बात समझ आ, सर इसको दिसंबर तक लेकर जाओ ना, पप्पा पैसे देंगे मेरे। ओ भाई जो पैसे थे 1 जुलाई को तूने खर्च कर दिए,
इसका मतलब तेरा सरप्लस ऑफ फंड 31 दिसंबर तक नहीं है, तेरा सरप्लस ऑफ फंड कब तक है? 30 जून। तो मार्च से जून काउंट करो, मार्च, अप्रैल, मई और कितने महीने बन रहे हैं? 4 मंथ्स। 5 नहीं बन रहे मिस, 5 नहीं बन रहे, ये आप कैलेंडर मार्च के बाद क्या आता है? वाह, वेरी गुड माशाल्लाह। अप्रैल, मई और जून कितने महीने बन रहे हैं? क्या आप जुलाई तो काउंट नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि 1 जुलाई को खर्चा हो चुका है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो उसका मतलब 4 महीने मल्टीप्लाई बाय 4, पहले लिख लेता हूं, भूल ना जाओ, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय, और सरप्लस ऑफ फंड कितना है? 10 मिलियन। परसेंटेज कितना? 0.26। क्या करूं? 0.2 ऐसा दिखता है? 0.2 मिलियन। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है। अब मुझे बता, बोरिंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कर दूं? प्लस कर दूं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम। सर माइनस कर देंगे। बोरिंग कॉस्ट कितनी है? बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 1.6 मिलियन। और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी कमा ली हमने? 0.2। तो बताओ कि कैपिटलाइज कितना करेंगे? 1.4 मिलियन टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या ये बात समझ आ रही है? हेलो, इसको नोट करें, कॉपी करें प्लीज। इसके बाद एक और छोटी सी चीज मैं पूछता हूं, वो मुझे बताइएगा। पहले यहां तक उसको नोट कर लें। मेरा एक सवाल, ऑल दिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल? व्हाट अमाउंट, आराम से तसल्ली से सब कर ले, लिख के करें, डायरेक्ट वर्बली ना करें प्लीज। लिख के करके बताएं मुझे कि व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल? What amount should be recorded in P&L? अच्छा, P&L के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी? सर पहली बात, P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि लोन हमने 1 जनवरी को ले लिया था, जिसमें से 10 महीने का हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो बाकी का 2 महीने एक्सपेंस आउट होगा। ऐसा ही है? तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2 थे डिवाइडेड बाय 12। सही वर्किंग कर रहा हूं? बताओ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में कितना जाएगा? 0.32 मिलियन। ये चार्ज होगा कि क्रेडिट होगा? अच्छा, फिर एक हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, ऐसा ही है? इन्वेस्टमेंट, अब सुनना जरा गौर से, क्या कह रहा है कि खर्चा हमने कब किया है? 10 मिलियन का। अब सुनना जरा गौर से प्लीज, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी पे मेरे पास कितने महीने, कितना सरप्लस ऑफ फंड था? 24 मिलियन। गौर से सुनिएगा, भाई ने क्या बात कही। 1 जनवरी पे मेरा सरप्लस ऑफ फंड 10 मिलियन नहीं था। 1 जनवरी पे मेरे पास सरप्लस ऑफ फंड कितना था? 24। इधर देखिएगा, 1 जनवरी से लेके कब तक खर्चा कब हुआ? फिर 1 मार्च, यानी कि 28 फेब तक। ये कितने महीने में, आप बताएं कितने महीने में? ये जनवरी 1 से लेके 28 फेब, कितने महीने में? वेरी गुड, 2 मंथ्स। तो 24 मिलियन का सरप्लस ऑफ फंड, और ये कितने से इंटरेस्ट हमने, कितना इन्वेस्टमेंट कितनी मिलती है? 6%। कितने महीने? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 12। 1 मिनट। फिर इसके बाद और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, और कोई। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी वो हमने क्या कर दी है? कैपिटलाइज कर दी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना आ रहा है बताएं? 0.24। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम। क्या है ये? कितना है? क्या है ये? इंटरेस्ट इनकम। तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा? 0.32। और इंटरेस्ट इनकम कितना क्रेडिट होगा? 0.24। तो ये होगा चार्ज यानी कि एक्सपेंस, और ये होगा क्रेडिट यानी कि इनकम। क्या ये बात समझ आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? ये प्लीज याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये आपने याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप 10 मिलियन के ऊपर कैलकुलेट कर लें। 1 जनवरी पे मेरे पास जो सरप्लस ऑफ फंड था वो 10 मिलियन नहीं था। 1 जनवरी पे मेरा सरप्लस ऑफ फंड कितना था? 24 मिलियन। पूरे 24 मिलियन फारिग पड़े हुए थे। वो तो 1 मार्च को हमने खर्चा कर दिया। 1 मार्च को हमने खर्चा कर दिया, तो सरप्लस ऑफ फंड मेरे पास 10 मिलियन बच गया।
वरना जनवरी से लेके फरवरी के एंड तक तो मेरे पास 24 मिलियन वाज द सरप्लस ऑफ फंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले, जिन ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया वो जिन और जिनिया क्वेश्चन नंबर 6 करें। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश जल्दी से। यूफोन लिमिटेड जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या आंसर आएगा? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट सिर्फ कितनी है? 2.16 मिलियन और इन्वेस्टमेंट इनकम 0.06, तो नेट करके टू बी कैपिटलाइज्ड 2.1 मिलियन। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम एक और चीज यहां पे देखने जा रहे हैं, एक और एडजस्टमेंट समझ लें। सुनिएगा जरा, एक और एडजस्टमेंट है, दैट इज सस्पेंशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? रुकावट। सस्पेंशन का मतलब क्या है? रुकावट है। हाँ, रुकावटें आती हैं, रुकावटें और अब आज जाती नहीं, आती हैं रुकावटें। कभी रुकावटें दो तरह की होती हैं। रुकावटें अब आता हूँ, रुक जा बेटा, तेरे बताता हूँ तेरे रब्बा। रुकावटें दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉर्मल सस्पेंशन और एक होती है एबनॉर्मल सस्पेंशन। एक होती है नॉर्मल सस्पेंशन और ये क्या कहलाती है? एबनॉर्मल। सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा, रुकावटें दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल रुकावट होती है और एक एबनॉर्मल रुकावट होती है। नॉर्मल रुकावट क्या है? अभी लड़का अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ, अभी कुछ करने दो, कुछ बनने दो, ये क्या है? नॉर्मल। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। एबनॉर्मल रुकावट क्या है? एबनॉर्मल रुकावट क्या है? बहन ये कह रही है कि मैं तो अपनी नन की बेटी देखकर आई हूं, तो कहां से आ गई? ये एबनॉर्मल है। ये क्या है? एबनॉर्मल रुकावट है। सर, एबनॉर्मल रुकावट क्या है? कि आप के प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इट्स आउट ऑफ द प्रोसेस। एबनॉर्मल रुकावट क्या है? एबनॉर्मल सस्पेंशन क्या है? इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। अबे ये कहां से आ गई? ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल सस्पेंशन और एबनॉर्मल सस्पेंशन की अब कंस्ट्रक्शन से एग्जांपल दे रहा हूं, गौर सुनिएगा। नॉर्मल सस्पेंशन को आईएएस कहता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम। अब आप में से शायद अक्सरों को पता हो कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक फ्लोर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब आपने उसको 15 से 20 दिन का टाइम देना है। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अनदर फ्लोर ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है? उसको आपने तिराई करनी है या आपने जो भी, एक प्रोसेस होता है कि 15 से 20 दिन का आपने टाइम देना है। ये जो रुकावट है, ये जो सस्पेंशन है, ये क्या है? नॉर्मल सस्पेंशन। तो नॉर्मल सस्पेंशन की डेफिनेशन में आईएएस क्या कहता है कि नॉर्मल सस्पेंशन किसको कहते हैं? नॉर्मल सस्पेंशन कहते हैं कि जो आपके प्रोसेस का पार्ट हो, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जो आपके प्रोसेस का पार्ट हो उसको नॉर्मल सस्पेंशन कहते हैं। और एबनॉर्मल सस्पेंशन आपके पास क्या है? जो कि आपके प्रोसेस का पार्ट ना हो, एबनॉर्मल सस्पेंशन। सर एग्जांपल दीजिए, लीजिए। बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया, 3 महीने कंस्ट्रक्शन रुकी रही। नॉर्मल सस्पेंशन है या एबनॉर्मल सस्पेंशन है? सर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कोविड-19 आ गया, 2 साल तक कंस्ट्रक्शन होल्ड रही। नॉर्मल सस्पेंशन है या एबनॉर्मल सस्पेंशन है? एबनॉर्मल सस्पेंशन है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस, नंबर 1 द नॉर्मल एंड नंबर 2 इज एबनॉर्मल। 2 तरह की सस्पेंशन है। सर इधर देखिएगा प्लीज, नॉर्मल सस्पेंशन में और एबनॉर्मल सस्पेंशन में क्या फर्क है? नॉर्मल सस्पेंशन में और एबनॉर्मल में क्या फर्क है? नॉर्मल दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। नॉर्मल क्या है? वो जो आपके प्रोसेस का पार्ट है। और एबनॉर्मल क्या है? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, जो आपके प्रोसेस का पार्ट नहीं है, जिसको हम अनसर्टेनिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अनसर्टेनिटीज। भाई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से स्टे ऑर्डर का आ जाना, या फॉर एग्जांपल किसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस का आ जाना, इसी तरीके से कोविड-19 की वजह से कंस्ट्रक्शन का रुक जाना, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन का चेंज हो जाना, व्हाटसोएवर इज। लेकिन अगर एबनॉर्मल सस्पेंशन है और नॉर्मल सस्पेंशन है, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। तो आईएएस 23 कहता है
कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा एबनॉर्मल सस्पेंशन इज बाय डिफॉल्ट। एबनॉर्मल सस्पेंशन इज बाय डिफॉल्ट है ये। अगर एग्जामिनर कहता है कि जनवरी फरवरी मार्च में कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, सस्पेंशन पीरियड था और नहीं बता रहा कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो तुम क्या अज्यूम करोगे? कौन सी सस्पेंशन है ये? एबनॉर्मल सस्पेंशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? करना क्या है? IAS 23 कहता है कि अगर एबनॉर्मल सस्पेंशन का पीरियड आता है तो करना क्या? एनी बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम, एनी बोरोइंग कॉस्ट और investment income shall not be capitalized, shall not be capitalized, shall not be capitalized. I repeat my words. क्या कहा कि any borrowing cost और investment income incurred during the abnormal suspension, उस abnormal suspension के अंदर अगर कोई borrowing cost या investment income incur या arise हो रही है, that shall not be capitalized. अच्छा, तो बैंक को सूद नहीं दूंगा? अरे लाले, तू बैंक को सूद देगा लेकिन वो रिकॉर्ड कहां पर होगा? P&L के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अगर एबनॉर्मल सस्पेंशन के ड्यूरेशन में जो भी बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम होगी उसको कैपिटलाइज मत करना, उसको P&L में रिकॉर्ड कर देना। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, गौर से सुनिएगा। ऑन 1st of January 2017, इधर सुने, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। On 1st of January 2017, loan amount was borrowed for 100 million. गौर से सुनिएगा इधर। On 1st of May 2017 वर्क स्टार्टेड, लोन यहां पे लिया और वर्क यहां पे स्टार्ट हो गया। ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर सस्पेंशन अरोज, सस्पेंशन आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, स्टे ऑर्डर लग गया या व्हाटसएवर द रीजन इज, सस्पेंशन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, बोरोइंग कॉस्ट जब कैपिटलाइज होगी, पहला ऑप्शन, क्या पूरे 12 महीने की होगी? क्या पूरे 12 महीने की होगी? नहीं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, सर मई से काउंट करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या 8 महीने की कैपिटलाइज होगी? नहीं, 8 महीने की भी कैपिटलाइज नहीं होगी। क्यों? सर इस 8 महीने के अंदर कितने महीने सस्पेंशन के? कितने महीने? 2। और ये 2 महीने के जो सस्पेंशन है, कौन सी सस्पेंशन है ये? एबनॉर्मल। कौन सी? सर ये कहां लिखा हुआ है? जब कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी सस्पेंशन होगी? तो मुझे बताओ, इस 8 महीने से 2 महीने एबनॉर्मल सस्पेंशन के, तो कितने महीनों की बोरोइंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है जी? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि IAS 23 ये कहता है कि इन the duration of an abnormal suspension, कि जो abnormal suspension का जो duration होगा, borrowing cost and investment income shall not be capitalized, तुम उसको capitalize मत करना। तो क्या करना? कहां पे रिकॉर्ड कर देना इसको? P&L के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक उसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको प्लीज यहां तक डाइजेस्ट करें, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी आ रही है, इसको रीड आउट कर लेते हैं, थ्योरी को रीड आउट कर लेते हैं। पेज नंबर 65, सस्पेंशन इन वर्क, रुकावटों का आ जाना। जी, सस्पेंशन इन वर्क आ गए सब? जी मिस, पढ़िएगा जरा सस्पेंशन इन वर्क। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कह रही है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर देना, रोक देना, मत करना कैपिटलाइज। कब? If development of asset is suspended for an extended period of time. Suspension may be of 2 types. जी, 2 तरह की सस्पेंशन होती है। नंबर 1 Normal suspension. हाँ, के आगे Abnormal suspension. एबनॉर्मल सस्पेंशन क्या? बाय डिफॉल्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पर ऐसी सस्पेंशन जो पार्ट ऑफ प्रोसेस ना हो। आगे Cessation of capitalization. Capitalization of borrowing. ये बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं अभी। जी पढ़ेगा। Capitalization of borrowing cost should cease earlier of when the asset is substantial. जी, या तो एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, नंबर 1, और Full repayment of loan. जी, यानी कि आपने लोन को रीपे कर दिया। नोट पढ़े 100 वाला।
The costs that have already been capitalized remain as a part of the assets cost, but no additional. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि जो बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज कर दी, दैट्स इट, कर दी, उसको हटाना नहीं आपने, वो तो कैपिटलाइज हो गई। बस अब एबनॉर्मल सस्पेंशन के अंदर कोई बोरिंग कॉस्ट अगर इनकर हो रही है तो उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आगे, One part of the asset is completed and is ready for use while other is in construction. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिल्डिंग के दो पार्ट थे, एक पार्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया है तो उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन को रोक दें, जो अदर पार्ट है उसके ऊपर आप कैपिटलाइज करते रहे। आगे, Borrowing cost ceases to be capitalized on the part which is substantially completed. चले, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको यहीं से करेंगे, लेकिन यहां तक प्लीज इसको रिकॉल करके आइएगा, रिकॉल करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।